हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने अपना जो टॉपिक था बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, उसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स जो बेसिक चीजें हैं बायोलॉजी के बारे में वो हमने देखी है, हमने पढ़ी है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूअसली डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस की अगर मैं चर्चा करूं, थोड़ा सा कनेक्ट करने का अगर प्रयास करूं, तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर कुछ साइंटिस्टों की बात की थी। हमने बायो के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, हमारे सामने क्या आने वाला है, ऐसा हम जो बायो हमने सब्जेक्ट लिया उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी हमने बेसिक जानकारी ली थी पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हमने ये तो पता चल गया कि हमें लिविंग के बारे में पढ़ना है, यानी सजीवों की स्टडी हमें इस बायोलॉजी के अंदर करने को मिलेगी। अब चाहे वो सजीव मनुष्य हो, चाहे वो अन्य कोई जंतु हो, या फिर वो चाहे कोई प्लांट या कोई पादप ही क्यों ना हो। तो विद्यार्थियों, इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब की स्टडी करने से पहले हमें ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि आप लिविंग की कैटेगरी में किसको रखेंगे और नॉन लिविंग की कैटेगरी में किसको रखेंगे। तो सबसे बेसिक सी चीज जो है वो हमें पहले देखनी है। लिविंग कैटेगरी के अंदर हम कुछ कैरेक्टर डिसाइड करेंगे और जिस बॉडी के अंदर, जिस सेल के अंदर ये कैरेक्टर्स एक साथ अगर प्रेजेंट होंगे या वो बॉडी अगर इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो हम उस बॉडी को या उस सेल को हम क्या कह देंगे, लिविंग कह देंगे। और अगर इनमें से कोई वन कैरेक्टर या टू कैरेक्टर अगर उसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, तो हम उस वन या टू कैरेक्टर की रीजन से हम उसको लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कुछ ऐसे बेसिक से एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है लिविंग की कैटेगरी में हम किसको कैसे रखें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंगनेस। हमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहला कैरेक्टर मैं यहां लूंगा। लिविंग की कैटेगरी में अगर हमें किसी को रखना है तो सबसे पहला कैरेक्टर हो गया उसका मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब सीधा सा आप समझते होंगे, मूवमेंट का मतलब होता है गति, मूव करना, यानी अपने प्लेस को एक्सचेंज करना। अगर मैं यहां इस मूवमेंट को मेरे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे मैं यहां स्टैंड कर रहा हूं अभी एट प्रेजेंट टाइम में, मैं यहां से मूव करता हुआ गया और मैंने अपना जो प्लेस है वो चेंज कर दिया। मैं पहले उस प्लेस के ऊपर खड़ा था और अब मैं इस प्लेस के ऊपर खड़ा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपना प्लेस एक्सचेंज किया। इसका मतलब मैंने मूव किया, क्योंकि बिना मूव किए, बिना मूवमेंट के हम प्लेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप बिना गति किए क्या अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्थान परिवर्तित करना है, इसका मतलब मूवमेंट आपको करना पड़ेगा, और जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम लिविंग की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। अब यहां अगर मैं एग्जांपल्स लूं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मूवमेंट आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर किसी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं पाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट से अपना जो प्लेस है वो एक्सचेंज नहीं करता, फिर हम उसको लिविंग की कैटेगरी के अंदर क्यों रखते हैं? तो अगर हम एक ट्री की बात करते हैं या हम किसी प्लांट की बात करते हैं, उस प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो इंक्लूड होता है इन ग्रोथ। उसकी ग्रोथ के अंदर, या जब उस प्लांट की लेंथ या साइज अगर हम कहें, या उस प्लांट की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के अंदर ही उसकी मूवमेंट जो है वो इंक्लूड होती है। यानी जीवों के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाई जाने वाली जो मूवमेंट है, पादपों के अंदर भी वैसी ही मूवमेंट होती है
बस फर्क इतना है, प्लांट अपना प्लेस जो है वो एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो वो अपना प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं। यही एक डिफरेंस है प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है अपना लिविंगनेस का मूवमेंट, कि मूवमेंट जिसके अंदर रिप्रेजेंट होगा हम उसको क्या कह देंगे, लिविंग कहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है ग्रोथ। ये ग्रोथ मीन्स से यहां हम लेंगे वृद्धि से। वृद्धि का मतलब मैं यहां लूंगा कि जैसे आपके पास पहले कोई एक चीज है, फिर आपने और इकट्ठी की, 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, ऐसे करके आपके पास 100 वैसी सेम वस्तुएं हो चुकी है। इसका मतलब आपने क्या किया, उसके अंदर वृद्धि करवाई, आपने उसकी संख्या में क्या कर दी, संख्या की बढ़ोतरी की। संख्या में बढ़ोतरी होने से उसके अंदर क्या हुई, ग्रोथ हुई। या हम अपनी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पहले हम एकदम दुबले पतले से होते हैं, बाद में जैसे ही अपने को न्यूट्रिशन मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, उन चीजों को जैसे ही हम न्यूट्रिशन के रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वैसे ही हमारा शरीर ग्रोथ करता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। आपका शारीरिक जो आकार आकृति है वो चेंज हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ भी एक तरीके का क्या है, लिविंग कैरेक्टर है। यानी आप अगर लिविंग की कैटेगरी में किसी को रखना चाहते हो तो आपको उसके अंदर ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि क्या वो ग्रोथ करता है, क्या उसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो आप उसको लिविंग में रखेंगे, वरना नहीं। अब यहां भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्लाउड्स का। क्लाउड्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बरसात की मौसम होता है, रेनी सीजन जब होता है, तो उस रेनी सीजन के दौरान जो क्लाउड्स होते हैं वो पहले स्मॉल क्लाउड और फिर वो स्मॉल क्लाउड आपस में गैदर होकर या आपस में एक जगह होकर एक बड़े क्लाउड का रूप ले लेते हैं या बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। तो वहां पे भी आप वृद्धि तो देख पाएंगे, ग्रोथ तो आप वहां पे भी देखेंगे, लेकिन हम उस एक पॉइंट के कारण, उस ग्रोथ के कारण हम उसको क्या नहीं कह सकते, लिविंग नहीं कह सकते। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, उन्हीं क्लाउड्स के अंदर मूवमेंट भी पाया जाता है। अगर हम बात करें कि हम जैसे बादल छाए हुए हैं और हम ये देख रहे हैं, जब हम आकाश की तरफ देखें, उन बादलों को जब देखते ही जाते हैं तो हम उनके अंदर ये फील करते हैं कि वो बादल अपने स्थान से चलकर किसी दूसरे स्थान के ऊपर जा रहे हैं। यानी उसका प्लेस जो है वो पहले इस साइड में था और थोड़ी देर में हमने देखा वो साइड क्या हो गई, उसकी चेंज हो गई, यानी प्लेस एक्सचेंज हो गए उस क्लाउड के। तो ये मूवमेंट वाला कैरेक्टर भी क्लाउड्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस मूवमेंट वाले कैरेक्टर और इस ग्रोथ वाले कैरेक्टर की वजह से हम इन क्लाउड्स को लिविंग नहीं कह सकते। इस क्लाउड्स के अंदर जो अपने फर्स्ट 2 कैरेक्टर है, मूवमेंट प्लस ग्रोथ, ये दोनों प्रेजेंट है, बट नॉट लिविंग। हम इनको क्या नहीं कह सकते, लिविंग नहीं कह सकते। ये क्लाउड्स जो है ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। हम इनको इन 2 कैरेक्टर्स के कारण, मूवमेंट और ग्रोथ के कारण हम इनको क्या नहीं कह सकते, लिविंग की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया मूवमेंट के बाद ग्रोथ का। इसके बाद हम बात करते हैं साइज एंड शेप की। साइज एंड शेप, साइज एंड शेप की अगर हम बात करें, आकार आकृति की अगर हम बात करें, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग है जिसको हम सजीव की कैटेगरी में रख रहे हैं। देखो विद्यार्थियों में आपको ये बार बार वर्ड काम में आ रहा है सजीव। ये सजीव के बारे में आप पहले से क्लियर रहे। हम लिविंग उसको कह रहे हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी लाइफ जिसके अंदर रिप्रेजेंट होती है, या हम ये कहें कि जिसके अंदर जीवन है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, लिविंग कह रहे हैं, उसी को हम सजीव कह रहे हैं। यहां अगर उस सजीव की साइज एंड शेप की बात करें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग सेल की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की,
इन सब की साइज एंड शेप फिक्स होती है, निश्चित होती है, पहले से ही फिक्स होती है। अब आप चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जैसे अपनी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम अपनी ही बात कर लेते हैं। जैसे हम बचपन के अंदर थे, जैसे हमारी साइज और शेप थी, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ तो जरूर होती है, लेकिन क्या आप गाय भैंसों की तरह आपके जो हाथ हैं वो जमीन पे टिका के चलते हैं? क्या आपके अंदर ये जो साइज एंड शेप है ये बाद में कुत्ते बिल्लियों जैसी हो जाती है? नहीं होती, ये फिक्स होती है। साइज एंड शेप अगर लिविंग की बात करें तो वो फिक्स है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर साइज एंड शेप फिक्स नहीं होती। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेलुलर स्ट्रक्चर की हम यहां बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है अपना सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर की यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी लिविंग है, किसी भी अगर सजीव की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक या बेस हम जिसको कह सकते हैं, या बेसिक यूनिट हम नाम लेंगे। बेसिक यूनिट कौन है? सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग की बात करते हैं तो उस लिविंग की बॉडी, अगर हम उसके शरीर की बात करें, इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग है जिनको हम लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे, उनसे लिविंग की बॉडी का फॉर्मेशन, उस लिविंग की बॉडी का ओरिजिन कहां से हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण के लिए सबसे फर्स्टली हमें चाहिए सेल। अगर ये सेल नहीं होती तो हम किसी भी लिविंग की बॉडी की स्टडी नहीं कर पाते। उस बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सेल की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये सेल नहीं होती तो आगे की बॉडी बन ही नहीं पाती। यानी एक प्रोसेस है, अगर मैं लिविंग की बात कर रहा हूं तो एक प्रोसेस के दौरान हम ये कह सकते हैं उस लिविंग का निर्माण सबसे पहले सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ओएस, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बनती है बॉडी। यानी इस बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए। अगर ये सेल नहीं होती तो आगे की ये प्रोसेस होती है। सेल्स नहीं होती तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं होते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, और उसके अलावा फिर बॉडी फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि लिविंग की जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक जो यूनिट है वो किसको मानी गई है? सेल को मानी गई है। यानी किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत इकाई क्या है? सेल, कोशिका। उस सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लिविंग के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सेलुलर स्ट्रक्चर अलग अलग यूनिट्स की, या मैं कहूं कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना देती है, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन जाते हैं। वो सेल उस शरीर के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मान सकते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे, कुछ पॉइंट जो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स है वो सेलुलर ऑर्गन्स एनिमल्स के अंदर थोड़े से अलग हैं, प्लांट्स के अंदर थोड़े से अलग हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें या किसी हम ऐसे पदार्थ की बात करें जो कि नॉन लिविंग है, उस नॉन लिविंग की यूनिट किसको माना है? जैसे यहाँ तो मैंने लिविंग की बात की, इस लिविंग की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट हम सेल को मान रहे हैं। इसी प्रकार हम अगर किसी मटेरियल की बात करें, किसी पदार्थ की अगर बात करें तो उसकी बेसिक यूनिट किसको माना जाता है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, किसी पदार्थ की क्रियात्मक इकाई किसको माना गया है?
एटम को माना गया, यानी परमाणु को माना गया, वो नॉन लिविंग की बात है। यहां हम बात कर रहे हैं लिविंग की, तो लिविंग की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई किसको माना गया है? सेल को। सेल के बिना ये चीज शरीर का निर्माण होना संभव नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 5th नंबर पे मैं यहां लूंगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये भी एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है लिविंग के अंदर पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या हम एक इंपॉर्टेंट क्रिया इसको मान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है उपापचय, यानी आपने जो भी शरीर के अंदर इंसर्ट किया है या आपने पोषण के रूप में जो भी ग्रहण किया है उसका पाचन करना। अब पाचन करने के दौरान ये जो मेटाबॉलिज्म है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, या मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है एनाबॉलिज्म और एक हो सकती है इसमें कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मीनिंग्स अगर मैं सीधा सा समझाना चाहूं तो यहां तो क्या होता है A + B, ये मिलकर क्या बना देंगे AB, और यहां पर क्या होगा ये जो AB है ये A + B में डिवाइड हो गई। अब आप इससे आसानी से समझ सकते हैं उपापचय में एनाबॉलिज्म का मतलब सीधा सा है कि सरल घटकों के जुड़ने से एक जटिल घटक का बनना, या यहां मैं ये कहूं कि ये A और ये B ये दोनों जुड़े और इस प्रकार से संरचना बना, और यहाँ ये जो AB था ये दोनों पहले जुड़े हुए थे और यहाँ क्या हो गए ये दोनों अलग अलग। यानी सिंपल सी स्टेप में आपको ये मैं समझाऊं कि मेटाबॉलिज्म सजीवों के शरीर में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। इस मेटाबॉलिज्म से आपके शरीर में जो भी आपने ग्रहण किया है पोषण के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में आपने जो भी लिया है, उसका शरीर के लिए ऊर्जा वहां से प्राप्त होना और शरीर की ग्रोथ में, साइज एंड शेप में या अन्य जितनी भी रिएक्शन शरीर के अंदर होती हैं उनमें उसका यूज होना, ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही होगा। अब ये मेटाबॉलिज्म 2 तरीके की, एनाबॉलिज्म में क्या हुआ, सरल यौगिक थे दो, वो आपस में जुड़े और एक जटिल यौगिक बन गए। यानी एनाबॉलिज्म के अंदर सरल यौगिक आपस में जुड़कर या सरल घटक आपस में जुड़कर एक जटिल घटक का निर्माण कर देते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जटिल घटक टूटकर सरलतम यौगिकों का निर्माण कर रहा है। यानी कैटाबॉलिज्म में टूटने की क्रिया हो रही है, जिसको मैं कह सकता हूं कि कैटाबॉलिज्म एक तरीके की विघटनात्मक क्रिया है, या हम कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म में वियोजन हो रहा है। एनाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें एडिशन हो रहा है, संयोजन की जो क्रिया है वो हो रही है। संयोजन का मतलब है जुड़ना। एनाबॉलिज्म में जुड़कर एक बड़ा यौगिक बन रहा है और कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा यौगिक टूटकर एक छोटे यौगिक के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर हम यहां लेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आप भली भांति इसको 10th क्लास के अंदर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 जो गैस है उसका एक्सचेंज होता है। सेकंड थिंग इसके अंदर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की, उस ऑक्सीडेशन की क्रिया से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि एक सजीव के लिए रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रिया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बिना रेस्पिरेशन के जीवित नहीं रह पाते। आप अपने श्वास को रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा समय तक आप इसको नहीं रोक पाओगे। ये रेस्पिरेशन भी क्या है, सजीवों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम इसको मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां 7 नंबर पे हम ले सकते हैं रिप्रोडक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट लिविंग जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऐड करता है। रिप्रोडक्शन का मीन्स सीधा सा है कि अपने समान न्यू जो जनरेशन है, नई जो संतति है उसको जनरेट करना, या अपने समान नई संतति उत्पन्न करना ही क्या कहला रहा है, रिप्रोडक्शन कहला रहा है।
अब ये जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर पाई जाती है, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे यहां अगर मैं बात करूं कि आप अपनी अगर खुद की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अपने समान हम नया जंतु उत्पन्न कर सकते हैं, या गाय भैंसों में जब प्रजनन की क्रिया होती है तो मेल एंड फीमेल जो बफेलोज हैं या काउज हैं वो उत्पन्न होते हैं, जनरेट हो सकते हैं। या अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो आपके छोटे भाई बहन जो है वो आप ही के जैसे हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ ने प्रजनन की क्रिया की और एक नया पहाड़ बन गया? एक रेत का टीला था, उसने प्रजनन किया और उसने 5-10 रेत के टीले बना दिए। क्या भी कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा होता, हमें सिर्फ एक खिड़की बनानी पड़ती या एक दरवाजा लगवाना पड़ता, वो रिप्रोडक्शन कर लेता और दरवाजे बनाता है। ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं पाई जाती। तो हम इस पॉइंट के बेसिस पे भी कह सकते हैं कि लिविंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। 8th नंबर पे अगर मैं यहां बात करूं तो यहां हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब सीधा सा है पोषण, की आप क्या ग्रहण करते हैं और उससे पदार्थ के ग्रहण करने से आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं। या फिर हम सीधा सा ये कहूं, मैं यहाँ 2 ही एग्जांपल लूंगा, एक तो ह्यूमन बीइंग्स का और एक प्लांट्स का। अगर मैं इन प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे बनता है, इनको पोषण कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की एक प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर जो उनकी लीफ होती है उन लीफ के अंदर संपन्न होती है। लीफ के अंदर एक पार्ट होता है ग्रेना एंड स्ट्रोमा, और ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो संपन्न होती है। वो आगे की प्रोसेस में हम चर्चा करेंगे इसकी विस्तृत। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ये जो प्लांट है ये प्लांट क्या प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इनको फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही मिलता है। बिना फोटोसिंथेसिस की क्रिया के प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलना असंभव। और इन्हीं प्लांटों से न्यूट्रिशन कौन प्राप्त कर रहा है? एनिमल्स प्राप्त कर रहे हैं। या हम जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं वो किससे प्राप्त कर रहे हैं? इन्हीं प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? अब आप देख लीजिए, आप जो भी खाते हैं, जैसे खाने के अंदर आप चपातियां जो लेते हैं, राइस, व्हीट, बाजरा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल कहां से रही है? क्रॉप से। और क्रॉप इट मींस प्लांट। फल फ्रूटों की अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें भी हमें कहां से मिल रही है? ये सारी चीजें हमें प्लांट से ही मिल रही है। तो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स की अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिनसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उस प्लांट से ह्यूमन बीइंग्स या अदर जो एनिमल्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और अपना जो जीवन है वो यापन करते हैं। अब इसे न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। खैर वो बात की बात है। न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं लूंगा यहाँ सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता एंड अडेप्टेशन। सेंसिटिविटी 9th पॉइंट, सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेशन। सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स में, या मैं कहूं कि लिविंग्स के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसकी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है। अब आप चाहे अपने शरीर के अंदर आप ये चीज फील कर सकते हैं, आपको गर्म, ठंडा, चुभन, जलन, दर्द, सुख, दुख, इन सारी चीजों का क्या होता है, आपको फील होता है, आपको पता चल जाता है। आपकी बॉडी के अंदर वो सेंसिटिविटी पाई जाती है कि आप इन चीजों को आसानी से क्या कर सको, फील कर सको। जैसे आपको किसी ने चोटी काटी, चोटी काटने पे दर्द, आपको पता चल गया कि मुझे चोटी काटी गई है, इस स्थान पे काटी गई है, वहां मुझे पेन हो रहा है, वो सेंसिटिविटी है। आपको सुई चुभाई गई, आल्पिन जो होती है वो चुभाई गई, जो कील है वो आपको लगा दी गई, तो
तो उस दौरान आपको जो फील होता है वो सेंसिटिविटी के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। एंड अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने चार्ल्स डार्विन का नाम जो है वो सुना होगा। चार्ल्स डार्विन ने एक चीज कही थी कि चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था प्राकृतिक वर्णवाद का, नेचर सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसके अंदर उसने ये बताया था कि इस पृथ्वी पर अगर किसी को जीवित रहना है, इस प्रकृति में अगर उसे जीवित रहना है तो प्रकृति के अनुसार उसे अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, उसको अपने अंदर अडेप्टेशन लाने पड़ेंगे। अगर वो अडेप्टेशन ला सकता है, अगर वो अडेप्टेशन अपने अंदर क्रिएट कर सकता है तो वो लिविंग रहेगा, वरना वो नॉन लिविंग के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी और अडेप्टेशन ये भी एक मेन पॉइंट मान सकते हैं अपन लिविंग के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं यहां लूंगा एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का, यानी न्यूट्रिशन के दौरान जो भी आपने शरीर के अंदर लिया, शरीर के अंदर सारी चीजें जो आपने न्यूट्रिशन बाहर से ग्रहण किया है वो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए आपके लिए आवश्यक हो। उनमें से कुछ हानिकारक चीजें भी होती है, कुछ अनावश्यक अननेसेसरी चीजें भी होती है, उनको शरीर से एक्सक्रीट करना पड़ता है, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एक सिस्टम जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस के द्वारा ही हम उस अननेसेसरी जो भी मटेरियल है बॉडी के अंदर उसको हम शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं और बॉडी को वापस रिफ्रेश कर देते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये टोटल के टोटल पॉइंट अगर आपको एक साथ किसी बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर आपको रिप्रेजेंट होते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, अन्यथा आप उसको लिविंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इनमें से अगर कोई भी एक कैरेक्टर या वन कैरेक्टर या टू कैरेक्टर आपको किसी बॉडी के अंदर मिल रहे हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल की बात की थी, क्लाउड्स की बात की थी, उसमें आपको टू कैरेक्टर मिल रहे थे, मूवमेंट मिल रहा था, ग्रोथ मिल रहा था, लेकिन क्या आपने उन टू कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन क्लाउड्स को लिविंग की कैटेगरी में रख दिया था? नहीं। तो ये टोटल के टोटल जो 10 कैरेक्टर है, ये 10 कैरेक्टर्स एक बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर रिप्रेजेंट होने जरूरी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग। तो विद्यार्थियों ये अपनी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंगनेस। इन पॉइंटों के बेसिस पे ही हम लिविंग की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।